कहते हैं कि अत्यधिक मिठास में कीड़े बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं। फिर अधीश तो दूध का जला हुआ था। कुछ इसी तरह का मीठा व्यवहार ज्वालादत्त ने भी उसके साथ किया था। उस धोखे को भी वो भूल नहीं सका था। ज्वालादत्त ने जो विश्वासघात उसके साथ किया था, उसकी कसक रह रहकर अधीश के मन में उठती थी। गुरु सूर्यभान की बातें याद करते हुए न जाने क्यों एक बार फिर उसे ज्वालादत्त का धोखा याद आ गया। लेकिन जब अधीश ने खुद ही उसे जीवित छोड़ दिया था, तो अब पछताने से क्या फायदा था। फिलहाल उसके सामने गुरु सूर्यभान के तय किए हुए लक्ष्य थे, जिन्हें पूरा कर उसे सफल होना था। क्या अधीश एक बार फिर किसी और के दिखाए रास्ते पर आंख मूंद कर चल पड़ेगा? या जो शंका उसके मन में रह रहकर उठ रही है, उसका कोई कारण भी है? अधीश के मन में सवाल तो हजारों थे, लेकिन फिलहाल इन सवालों के जवाब खोजने से अधिक महत्वपूर्ण काम था नए मंत्रों का अभ्यास करना। अभी तक उसने गुरु सूर्यभान को किले से प्राप्त हुए नए मंत्र के बारे में भी नहीं बताया था। अग्नि तत्व श्रेणी का ये ज्वाला निपात मंत्र भी एक तरह का अंधेरी शक्तियों से जुड़ा हुआ मंत्र ही था। अगले दिन से ही अधीश ने नए मंत्रों का अभ्यास शुरू कर दिया था। लगभग 1 महीने तक अधीश अभ्यास में लगा रहा। उसका रोज का क्रम बन गया था। सुबह संकेत चिन्हों की कक्षा के बाद सीधे अभ्यास करने मैदान में पहुंच जाता। इन दिनों उसे भोजन और आराम का भी समय नहीं था। लगातार अभ्यास के बाद उसे 2 मंत्रों को स्थिर करने में सफलता मिल चुकी थी। इस सफलता से गुरु सूर्यभान भी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मंजिल अब भी बहुत दूर थी। गुरु सूर्यभान ने अधीश को सलाह दी, अधीश बेटे, मैं सलाह दूंगा कि अब कुछ दिनों के लिए तुम्हें अभ्यास रोक देना चाहिए, वरना लगातार काम करते रहने से तुम्हारी मानसिक क्षमता पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा कुछ औषधियां इकट्ठी करने पर ध्यान लगाओ, ताकि तुम्हारी मानसिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके बाद ही अब तुम आगे अभ्यास करना। अधीश ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी, मुझे भी कुछ थकान महसूस होने लगी है। मैंने तरंगम में इस तरह की कुछ औषधियां बलवीर जी के साथ मिलकर बनाई हैं। वहां उत्कर्ष भवन में जड़ी बूटियां ही बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। गुरु सूर्यभान कुछ सोचकर बोले, अभी के लिए तो एक औषधि मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास ध्यान मंत्र तो है ही, फिर भी बीच में समय मिले तो तरंगम जाकर जड़ी बूटियां लेकर आया जा सकता है। अधीश ने सूर्यभान की बात मान ली। वो खुद भी लगातार अभ्यास से ऊब चुका था और कुछ बदलाव चाहता था, लेकिन तरंगम काफी दूर था और इस तरह अचानक से वहां जाने का कोई मतलब भी नहीं था। फिर भी अधीश को इस मौके के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और उसके तरंगम जाने का संयोग उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अधीश अभी अपने कमरे में ही था और किसी किताब के अध्ययन में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर अधीश कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। आमतौर पर उससे मिलने उसके कमरे तक कोई नहीं आता था। उसे लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन अगली बार दस्तक और तेज हुई तो उसे उठकर दरवाजा खोलना पड़ा। लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे और ज्यादा ताज्जुब हुआ। दरवाजे पर ईला खड़ी थी। क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अपनी परिचित खिलखिलाहट के साथ ईला ने कहा। अधीश उसे देखकर सुखद आश्चर्य से भर गया था। आखिरी बार तरंगम में उसने जब ईला को देखा था तो वो किले से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकली थी। अब वो पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। अधीश ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने के लिए कहा। आओ आओ ईला, भीतर आओ। फिर उसे बैठने के लिए एक कुर्सी देते हुए पूछा, तुम मंदार कब आई? वैसे ईला से ये सब पूछने की जरूरत नहीं थी। उसे बस एक मौका मिलना था और हमेशा की तरह वो एक सांस में सब कुछ बता देती। बस बोलने का मौका उसे मिल चुका था और उसने बोलना भी शुरू कर दिया था। ये मत पूछो अधीश कि मैं यहां कब आई, ये पूछो कि कितने दिन से मैं तुम्हें खोज रही हूं और तुम पकड़ में ही नहीं आ रहे हो। कक्षा से तुम सबसे पहले निकल जाते हो, पुस्तकालय भवन तुम जाते नहीं और भोजन पता नहीं आजकल तुम कहां कर रहे हो। ना तो मैदान में दिखाई देते हो, ना भोजनशाला में। इसलिए थक हार कर आज मैंने तुम्हारे कमरे पर ही आने का फैसला कर लिया। अब तुम बताओ, इतने व्यस्त कहां हो और किस काम में लगे हुए हो जो अपने पुराने मित्रों से भी मिलने का तुम्हारे पास समय नहीं है? अधीश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बस आजकल एक नए मंत्र को सिद्ध करने में लगा हुआ हूं, इसलिए कहीं आने जाने का
या किसी से मिलने का समय ही नहीं मिलता? ईला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा ही था। जब दूसरे मांत्रिक छुट्टियां अपनी मर्जी से बिताने में या परिवार के साथ आनंद में लगे हुए होंगे, हमारे महान मांत्रिक अधीश जी किसी न किसी नए मंत्र से जूझ रहे होंगे। वैसे सुनने में आया है कि तुम अभयकुल होकर आए हो और वहां से कोई नया मंत्र हासिल किया है। लेकिन तुम वहां पहुंचे कैसे और अभयकुल के मांत्रिक तुम्हें मंत्र देने के लिए राजी कैसे हो गए? अधीश उसके सवालों से घबरा गया और हंसते हुए बोला, अरे अरे अरे, मुझे सोचने समझने का मौका तो दो। तुमने तो आते ही सवालों की बौछार शुरू कर दी। सबसे पहले ये बताओ कि तरंगम में सब कैसे हैं और समीर कैसा है? समीर का नाम अधीश ने एक विशेष मुस्कान के साथ लिया और सुनते ही ईला भी शर्मा गई। फिर एक एक कर ईला ने सबके बारे में बताया। बलवीर जी का काम अच्छा चल रहा है। समीर, सताक्षी और बूढ़ी माई, मालती और समीर की बुआ सभी एक साथ रहने लगे हैं और उसके घर में भी सभी ठीक हैं। अधीश ने हंसकर पूछा, और नवीन निरंजन जी, उनका आक्रोश कुछ कम हुआ या नहीं? ईला झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, मेरे पिताजी के बारे में सम्मान से बात करो। हाँ, और वैसे भी जब से उन्हें पता चला है कि मेरी जान तुमने बचाई है तो वो तुम्हारे गुण गाते नहीं थकते और जल्दी से जल्दी एहसान का बदला चुकाने का मौका खोज रहे हैं। ये सुनकर अधीश संकोच में पड़ गया और बोला, ईला, तुम मेरी मित्र हो और मित्र की जान बचाना तो मेरा धर्म था। इसमें एहसान जैसी तो कोई बात नहीं। वैसे एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, यदि किसी तरह तुम या तुम्हारे पिताजी मेरा ये काम कर दें तो मैं उनका एहसान मानूंगा। ईला ये सुनकर एकदम गंभीर हो गई और धीमी आवाज में बोली, हाँ हाँ अधीश, बोलो, तुम्हें मुझसे संकोच करने की जरूरत नहीं है। अधीश ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, ज्वाला दत्त को तुम जानती ही होगी ना ईला? मुझे यही जानना है कि आजकल वो कहां है। ईला को एकदम से कुछ समझ में नहीं आया कि अधीश ज्वाला दत्त के बारे में इस तरह क्यों पूछ रहा है। ज्वाला दत्त तो अधीश का मित्र हुआ करता था। किले में भी सोमसेन को मारने के बाद वे दोनों साथ ही थे। इस बीच अधीश ने समीर से भी किसी तरह का संपर्क नहीं किया था, इसलिए तरंगम में भी किसी को ज्वाला दत्त और अधीश के बीच हुए उस युद्ध के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर अधीश ने ईला को सारी बातें विस्तार से बताई। ज्वाला दत्त के बारे में ये सब सुनकर ईला को बहुत अचरज हुआ। फिर उसने अधीश को आश्वस्त किया, तुम फिक्र मत करो अधीश, ज्वाला दत्त जहां भी होगा मेरे पिताजी उसका पता लगा लेंगे। उनके संपर्क बहुत दूर दूर तक हैं। अधीश ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद ईला। वैसे मैं तरंगम जाने के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए सोचा कि जा ही रहा हूं तो क्यों ना ज्वाला दत्त के साथ पुराना हिसाब चुकता कर दूं। ईला ये सुनकर खुशी से उछल पड़ी, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब अपनी सहायक तो तुम मुझे रखोगे नहीं, लेकिन साथ चलूंगी तो अपने परिवार से मिल भी लूंगी, तुम्हारी मदद भी कर दूंगी। और अधीश ने भेद भरी निगाहों से उसे देखकर कहा, हाँ हाँ ईला, मुझे पता है कि और तुम्हें तरंगम में कौन सा काम है। अभी मंदार आए हुए तुम्हें कुछ ही महीने हुए हैं, तो ये कहना तो बिल्कुल झूठ होगा कि तुम्हें परिवार की याद आ रही है। असली बात तो कुछ और ही है। ईला शर्मा गई और उठते हुए बोली, तुम्हें भी बहुत बातें बनानी आती हैं अधीश। अच्छा चलो, जो भी योजना बने मुझे बता देना, मैं तैयार रहूंगी। उसी दिन शाम को अधीश ने गुरु सूर्यभान से मिलकर सब कुछ बता दिया। गुरुजी, मैंने ये बात बहुत दिनों तक आपसे छुपाए रखी, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगा कि शायद इन अंधेरी शक्तियों के बारे में जानकर आप नाराज होंगे। मैं पहले ही एक साथ बहुत से मंत्र स्थिर कर चुका हूं, जिस कारण कई बार मुझे अपमान का भी सामना करना पड़ा, और अब अंधेरी शक्तियों के मंत्र भी हासिल कर लिए तो कहीं लोग मुझे गलत ना समझने लगें, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन आपसे अधिक दिनों तक मैं कोई भी बात छिपा नहीं सकता। गुरु सूर्यभान ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही बहुत कुछ जान गया था बेटे, लेकिन बस तुम्हारे मुंह से सुनने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद अधीश ने पुराने किले के पूरे अभियान के बारे में गुरु सूर्यभान को विस्तार से बता दिया। सूर्यभान चकित होकर उसकी बात सुनते रहे, फिर बोले, मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो था बेटे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ज्वाला निपात कोई साधारण मंत्र नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में तुम्हें बधाई दूं और किन शब्दों में खुद को। अधीश ने अब भी अपनी आंखें झुका रखी थीं।
गुरु सूर्यभान ने पूछा, क्या और भी कोई बात है अधीश? कोई संशय है मन में? अधीश ने झिझकते हुए कहा, हां गुरुजी, मैं बस एक बात और आपसे जानना चाहता हूं। मैंने उस समय तो भावनाओं के वशीभूत होकर ज्वालादत्त को जाने दिया था, लेकिन अब रह रहकर मुझे उस पर क्रोध आता है। अब जबकि औषधि लेने के लिए तरंगम जाने की योजना बना रहा हूं, तो एक बार फिर बदले की आग मेरे भीतर सुलगने लगी है। और दूसरी बात मेरे मन में यह उठती है कि कहीं ना कहीं उसी की वजह से मुझे सफलता मिली थी। ज्वालादत्त ने ही मुझे पुराने किले वाले अभियान पर जाने के लिए राजी किया था, और जाने अनजाने उसी ने मुझे अनंत पाताल में धकेला था, जिस कारण मैं ये मंत्र सिद्ध कर सका। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? गुरु सूर्यभान कुछ देर सोचकर बोले, मैं तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अधीश। तुम अब भी संशय की स्थिति में हो कि ज्वालादत्त को शत्रु समझना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, भले ही उसके कारण तुम्हारा भला हुआ, लेकिन उसके इरादे इससे बिल्कुल विपरीत थे। और मेरी तो यही नीति है कि शत्रु चाहे कमजोर ही क्यों ना हो, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अधीश बोला, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी, मैं समझ चुका हूं, और आपसे बात करके वैसे भी मेरे सारे संशय दूर हो जाते हैं। मैं तरंगम पहुंचकर सबसे पहले ज्वालादत्त का पता लगाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहकर अधीश ने गुरु सूर्यभान के पैर छुए। सूर्यभान ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, सदा विजयी भव बेटे। अधीश की दुविधा दूर हो चुकी थी। अब वो एक साफ दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। पहले ही दिन उसने ईला से मिलकर तरंगम जाने की पूरी योजना बना ली। गुरु सूर्यभान से आज्ञा लेकर मंदार से निकल पड़ा। चूंकि मंदार के बहुत से छात्र तरंगम के रहने वाले थे, तो तरंगम के बाहरी जंगल तक संकेत चिन्हों का रास्ता तैयार था। अधीश और ईला ने यात्रा भवन में एक प्रार्थना पत्र दिया, जो गुरु सूर्यभान के आदेश से जल्दी ही स्वीकृत भी हो गया। नियत समय पर वे दोनों यात्रा भवन पहुंच गए, और संकेत चिन्हों के सहारे कुछ ही क्षणों में उनकी लंबी यात्रा पूरी हो चुकी थी। एक बार फिर अधीश तरंगम के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा था। उसने सर उठाकर उस प्रवेश द्वार को देखा। इस सुंदर नगरी से उसकी बहुत सी मीठी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन इस बार वो एक बहुत कड़वी याद को हमेशा के लिए मिटाने आया था। आते समय सूर्यभान ने एक बार फिर अधीश को आशीर्वाद दिया, विजयी होकर लौटना बेटे, और औषधियों के बारे में मत भूलना। वास्तव में तो वो औषधियां लेने ही आया था, लेकिन दूसरा काम अब अधिक महत्वपूर्ण बन चुका था। प्रवेश द्वार के भीतर कदम रखते ही नौकेश उन्हें मिल गया, और तुरंत ही उसने अधीश को पहचान लिया। आओ आओ मांत्रिक अधीश, इस बार भी बटुकनाथ जी के घर जाना है। लेकिन ईला ने उसे सीधे निरंजन भवन चलने का आदेश दिया। रास्ते भर ईला और नौकेश दोनों आपस में बातचीत करते रहे, और अधीश तरंगम के सुंदर नजारों में खोया रहा। यहां से गए कई महीने हो चुके थे, लेकिन एक एक याद उसके मन में अब भी ताजा थी। पिछली बार अधीश ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, क्या उसे पूरा कर सकेगा, या एक बार फिर उसकी भावुकता उसे मुसीबत में डाल देगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।